आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष इसे विभिन्न थीम्स के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष का इसका थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन। तो इस वर्ष इस दिवस को मनाने के लिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के शीर्षक के अंतर्गत आजादी के अमृत उत्सव को मनाते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा इस वेबिनार सीरीज का आयोजन किया गया है और आज हम इस वेबिनार सीरीज के प्रथम सत्र में हैं और इस सत्र में आज के जो मुख्य स्पीकर्स हैं मैं उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं इस वेबिनार में उन सभी का मैं हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज के जो मुख्य स्पीकर हैं वो है श्री कमल किशोर पांडे जी जो कि इको क्लब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सूरजपुर के और काफ़ी महान पर्यावरणविद हैं और ये बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करते रहते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। इसके साथ ही आज हमारे साथ है दीपक कुमार यादव जी, जो कि छात्र हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामानुज नगर से और ये बहुत ही यंग स्टूडेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण के प्रति सजग हैं और काफ़ी प्रयासरत रहते हैं नए-नए विचारों को साझा करने के लिए जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और अपने जैसे सभी छात्रों को ये प्रेरित कर सके। इसके साथ ही हमारे साथ आज के जो तीसरे स्पीकर हैं उत्तम कुमार तंबोली जी वो है यंग इनोवेटर अवार्ड से जो सुशोभित है और इनको वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम होता है उसको लो कॉस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन किया और इसको कम्युनिटी के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए ये न्यू इनोवेशन इन्होंने प्रपोज किया है तो आज वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप तीनों का बहुत-बहुत वेलकम है। तो आज की इस वेबिनार सीरीज के प्रथम सत्र को हम शुरू करने जा रहे हैं और बिना विलंब किए मैं बुलाना चाहूँगी श्री कमल किशोर पांडे सर को। आप सादर आमंत्रित हैं सर, आप अपने विचार हमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर बताएँ और हम सभी को प्रोत्साहित करें। वेलकम सर। सभी गुरुजनों को और पानु सर को और उपाध्याय सर और दीपक यादव जी को। इकोसिस्टम जो है एक ऐसा भूभाग होता है जहां पर पाए जाने वाले जंतु और पौधे तथा सूक्ष्म जीव आपस में अंतःक्रिया करके एक इकाई का निर्माण करते हैं। इस समुदाय में क्या होता है, मानव के द्वारा लगातार नुकसान किया जा रहा है इसे या नष्ट किया जा रहा है अलग अलग कार्यों से। जैसे रोड का लगातार निर्माण होता है, रोड का बनाने के लिए जंगलों की कटाई की जाती है, वृक्षों की कटाई की जाती है और जिस अनुपात में वृक्षों की कटाई की जाती है प्लांटेशन बिल्कुल नहीं किया जाता। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिक विकास के नाम पर भी जंगलों का विनाश किया जाता है। लंबे समय तक पशुओं के चराई के द्वारा जो है जंगल और बहुत बड़े भूभाग के पौधों का विनाश हो रहा है। पुराने समय से शिकार की प्रक्रिया चल रही थी, अभी भी कुछ क्षेत्रों में हाथी के दांत के लिए या जानवरों के नाखून के लिए, उनके बाल के लिए, उनके खाल के लिए जानवरों की अवैध शिकार किया जाता है। जहां पर वन और पर्यावरण और इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण असफल होता है, वहीं पर प्रदूषण शुरू हो जाता है। आधुनिक युग में मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने पर तुला है। फलस्वरूप मृदा, जल और वायु के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन दिखाई देता है और उस परिवर्तन का त्रासदी मानव जाति को झेलना पड़ता है। पर्यावरण के मुख्य अवयवों में जंतु आते हैं। जंतु में मनुष्य के साथ साथ जितने भी जंतु हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य से ही जुड़े होते हैं और मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। और जो अन्य पौधे होते हैं, पौधों में अधिकांश पौधे जो है, अधिकांश क्या 100% सभी पौधे जो है औषधि गुणों के होते हैं। ये बात अलग है कि हमें उनके औषधि गुणों का ज्ञान नहीं होता। जैसे आजकल देखिए गिलोय का इतना व्यापक उपयोग हो रहा है कोरोना काल में, काढ़ा बनाकर पीने का 2 टाइम 3 टाइम पीने से जो
एलोपैथी की दवा से ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है गिलोय का काढ़ा, गिलोय तुलसी का काढ़ा। ठीक है, तो ये मनुष्य के द्वारा किए हुए क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण में असंतुलन पैदा करना ही प्रदूषण का कारण होता है। प्रदूषण जो है, जैसे वायु प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण में इसके कारक हो सकते हैं जैसे घरेलू उपयोग, घरेलू घर में जो है ईंधन जो जलाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका उत्सर्जन करते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसें होती है वो वायुमंडल को गर्म करने में उत्तर करने के लिए उत्तरदायी होती है। वाहनों का उपयोग, वाहन अगर कार पुलिंग किया जाए और एक साथ, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, अभी ये कार पुलिंग पर व्यवहारिक नहीं होगा, नहीं तो कार, बस और जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनका उपयोग किया जाए, जिससे कम से कम वाहन का उपयोग होगा और उत्सर्जित होने वाली गैसें जो है वो कम होगी। उद्योगों से निकलने वाले कुछ मेटल्स होते हैं, उनके सूक्ष्म कण वायुमंडल में मिलकर के प्रदूषण का कारण बनते हैं। मरकरी, जिंक, लेड और आर्सेनिक ऐसे सूक्ष्म कण जो है वायुमंडल में मिल जाते हैं और इससे रेस्पिरेटरी डिजीज उत्पन्न होती है। और कृषि के क्षेत्रों में देखा जाए तो उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग होता है। उर्वरकों के उपयोग को मिनिमाइज करके वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट का या खाद का उपयोग किया जाए, जिससे कि पर्यावरण में विषैले प्रभाव जो है उसको रोका जा सके। वायु प्रदूषण के कारणों में क्या होता है कि जो इमारतें हैं, इमारतों को तो नुकसान पहुंचता ही, और रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, श्वसन संबंधी बीमारियां होती है, त्वचा के रोग होते हैं, एलर्जी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं वो 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जैसे बरगद, पीपल और भी अन्य पौधे। तो ये बरगद का पौधा जो है प्रदूषक शोषक का काम करता है, प्रदूषक को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करता है। इसी के साथ साथ जो है मदार, कनेर, बोगनविलिया, ये सब जो है ये प्रदूषण को सोखने वाले पौधे होते हैं। जल का प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, खेतों में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग होता है, जो वहाँ इकट्ठा होते होते जल के स्रोतों में पहुंचते हैं और जल के स्रोत में पाए जाने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो वाटर इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसके चयन को प्रभावित करता है और कई जीवों के मृत्यु का कारण बनते हैं। चमड़ा उद्योग लगाया जाता है, चमड़ा उद्योग के उत्सर्जी पदार्थों को जल के स्रोतों में बहा दिया जाता है। कारखानों के जो अपशिष्ट हैं उसको जल के स्रोतों में, नदी नालों में बहा दिया जाता है। अभी हमने देखा कोरोना काल में बहुत सारे जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके लाशों को बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारों पर बहा दिया गया, जो संक्रमण का कारण हो सकता है। ठीक है, अपमार्जक का उपयोग किया जाता है घर में, ज्यादा से ज्यादा साबुन और ये जो विम बार, बर्तन मांजने वाले जो अपमार्जक हैं उनका, वॉशिंग पाउडर का, साबुन का उपयोग किया जाता है और ये धीरे धीरे बह करके नालों के माध्यम से नदियों में चले जाते हैं और जो जलीय जंतु हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग करके जल में डाल दिया जलों में वाहित कर दिया जाता है, नदी नाले जाम हो जाते हैं और जो जीव हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। बहुत सारे भोजन के बचे हुए पदार्थों को प्लास्टिक में भी फेंक दिया जाता है। पशु, गाय, बैल, भैंस, इन लोग खा करके उनके पेट से 5-5 किलो तक के प्लास्टिक बाहर निकाला जाता है सर्जरी के द्वारा। तो इस तरह से मानव जो है वो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस खिलवाड़ का असर ऐसी कोरोना महामारी और अन्य जो प्राकृतिक विपदा जो आती है उसके रूप में हमको देखने को मिलता है। जल में जो प्रदूषण, जल का प्रदूषण जब मनुष्य के ऊपर प्रभावी होता है तो डायरिया, पीलिया ऐसी बीमारी के रूप में परिलक्षित होता है, त्वचा रोग होता है और प्रदूषित जल को पीने से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो जल को साफ
पीना जैसे हम चाहते हैं अन्य जीवों के लिए रखें, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ जल प्राप्त हो, ऐसा हमको कोशिश करना है। तो पर्यावरण जब पुनर्बहाली जो होता है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए, ये हम जो है हेल्दी इकोसिस्टम को कैसे रखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट डाइवर्सिटी है, जैविक विविधता है, प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मौजूद रहें और उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके, आने वाले पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। ठीक, अभी 2019 के मार्च महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दशक को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पुनर्बहाली के वर्ष या दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र में वृद्धि करके पर्यावरण के नुकसान और गिरावट का कमी लाना जो है ये हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम क्या करें, कम से कम जो है तो हेलो, कम से कम जो है फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करें और ये जो प्रकृति के अंतर्गत अपूर्ण ऊर्जा है, सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, जो जल के जो पर्यावरण के जो अजैव या जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। प्लांटेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर उपयोग करना पड़ता है वो करना ना पड़े, पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक, बस मेरे तरफ से इतना ही। पर्यावरण के पुनर्बहाली के लिए या पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्बहाली के लिए हम सब आइए मिलजुल कर प्रयास करें और पर्यावरण को एनरिच करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही सरल एवं सहज शब्दों में हमें स्थलीय तथा जलीय दोनों प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में बताया तथा उसके संरक्षण के लिए बहुत ही सरल से सरल उपाय आपने हमसे साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तारतम्य में अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगी दीपक कुमार यादव जी को, जो कि छात्र हैं और छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है और इन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम को बहुत ज़्यादा रोशन किया है और कई सारे नेशनल और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। तो वेलकम दीपक, आप अपनी बात हमसे शेयर करें और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के प्रति आपके क्या विचार हैं वो हम सभी जानना चाहेंगे। बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू। मैं दीपक कुमार, मेरे ओर से आप सभी को नमस्ते। मैं 5 जून को मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई कहना चाहूँगा। मैं आज पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में बोलने के लिए मेरे को यह मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं बताना चाहूँगा कि हमें खुद स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण को भी संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। वर्तमान दौर में पर्यावरण की असंतुलन की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसका पृथ्वी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसका पृथ्वी पर अनेक प्रकार से कई प्रदूषित होते जा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसकी वजह से मानव जीवन भी आज बहुत खतरे में पड़ गया है। पर्यावरण की संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कई ऐसे कार्य करने होंगे, जैसे कि वायु प्रदूषण पर रोक लगाया जाए, जिससे हम घर में सिलेंडर गैस का उपयोग करते हैं उसमें एलपीजी का उपयोग करना चाहिए और गैसीय वाहन जैसे तेल से चलने वाले वाहन की जगह हमें सीएनजी गैस का उपयोग करके वाहन चलाने चाहिए और कम दूरी के लिए हमें अपने आसपास के लिए साइकिल या पैदल चलना चाहिए, जिससे कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हम यदि जल प्रदूषण पर रोक लगाया जाए तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे कई जलों को एक निश्चित दिशा में निकाली जाए, न कि किसी नदी में। आज जल स्तर भी घटता जा रहा है, इसलिए हमें कम से कम बोरिंग करवाना चाहिए। जल स्तर बढ़ाने के लिए हमें अपने छत से आने वाली पानी को जल संरक्षण के नियम से एकत्रित करके उपयोग करना चाहिए और कम से कम हमें पानी का बर्बादी करना चाहिए।
हमें कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें दलहनी फसलें लगानी चाहिए, जिससे कि दाल के पौधों के जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, जो कि नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और अगले फसल की उत्पादन अच्छी होती है। इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैविक खाद, कंपोस्ट खाद या गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए। पॉलीथीन के प्रदूषण के साथ जमीन आज बंजर भी होती जा रही है, अतः पॉलीथीन का उपयोग न करते हुए रद्दी पेपर से बने थैली और कपड़े से बने थैले या बैग्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आज हमें घर जाकर लोगों को पेड़ के काटने हेतु और पौधे रोपण के लिए पेड़ काटने पर रोक लगाना चाहिए और पौधे रोपण हेतु जागरूक करना चाहिए, जिससे कि प्रकृति की रक्षा करने में मदद मिल सके। 1000 पौधे को न रोककर हमें 10 पौधे ही लगाए जाना चाहिए, ताकि हमें हमारा पर्यावरण शुद्ध रख सके। और कुछ जैसे जानकारी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे जल के बारे में। एक टी-शर्ट बनाने में हमको 27,000 लीटर पानी लगता है, तो हमें कम से कम कपड़े खरीदने चाहिए और अगर अधिक नहीं कपड़े पहनने चाहिए, और यूज करने के बाद अगर सही हो तो उसे दूसरे को दे देना चाहिए। हर दिन पौधे की 50 से 100 प्रजातियां में जीव जो होते हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हमें पेड़ पौधे की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और वृक्षारोपण भी अधिक से अधिक करना चाहिए। पानी के नल जो स्टार्ट होता है उससे 5 मिनट में इतना पानी निकल जाता है कि वह 60 वाट के बल्ब को 14 दिन तक जला सकती है। वह उस जल से उतना ऊर्जा खपत होती है। बाहर कचरे को जलाने से उसका अधूरा दहन हो जाता है, जिससे वह जलवायु परिवर्तन में और प्रदूषण में योगदान देता है। इसलिए किसी भी कचरे को बायोडिग्रेडेबल करके खाद बनाना चाहिए, जिससे पृथ्वी को एक पुनर्स्थापित में मदद मिल सके। जलवायु में परिवर्तन से पर जमी पिघल रही बर्फ यदि पिघल गई तो 66 मीटर तक जल स्तर बढ़ जाएगी, जिससे जीवन खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए हमने अपने दैनिक जीवन के आदतों को सुधारना चाहिए और हरित व्यवहार को अपनाकर इसे रोक सकते हैं। विश्व भर में 2.4 मिलियन के करीब रोज पेड़ काट देते हैं, जिस पर हमें रोक लगाना चाहिए और कम से कम वृक्षों की कटाई करनी चाहिए और अधिक से अधिक हो सके तो वृक्षारोपण करने चाहिए। जैसे किचन गार्डन जैसे उत्पादन भी करने चाहिए और घर से निकलने वाले कचरे जैसे कि कूड़े करकट में फेंकने चाहिए, या तो घर में 2 प्रकार के डिब्बे रखने चाहिए, जिसमें एक गीले कचरे को अलग रखने चाहिए, एक प्लास्टिक कचरे सूखे कचरे को अलग, जिससे कि सूखे कचरे को रिसाइकल के लिए भेज देना चाहिए और जो गीले कचरे हैं उसका या घर में कोई उपयोग किया जाए, जैसे गायों को खिलाया जाए, या तो उसे एक जगह एकत्रित करके वह सड़ने के बाद उसका जैविक खाद बनाया जाए, जिससे कि मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बढ़े। मैं बताना चाहूँगा कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे घर से निकलने वाले सब्जियों को हम गंदे पानी में, चाहे जैसे केले का छिलका या किसी भी सब्जी के छिलके को हम जल में रखकर 5 से 7 दिन तक सड़ाकर हम किसी डिब्बे में जो रंग जिससे यानी बोले तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना पड़े, तो उस डब्बे में हम पौधे को लगाकर हम हर हफ्ते में उस पानी को देते रहेंगे, जिससे कि वह पौधे को उससे पूरे पोषक तत्व मिलते रहेंगे, जिससे हमारा पौधा भी तैयार हो सकता है और हमारे उस सब्जी के छिलके का भी सही उपयोग हो पाएगा और गंदे पानी का भी उपयोग हम कर सकते हैं। थैंक यू। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा इस अमृत महोत्सव के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दीपक, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को कही और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस वेबिनार से जुड़े सभी लोग आपकी बातों को अमल करेंगे और आपके सभी जो दोस्त हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लेके आपकी तरह ही इन छोटे छोटे हरित
क्रियाओं को करके हमारे इकोसिस्टम को वापस से हम पुनर्स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं उत्तम कुमार तंबोली जी को बुलाना चाहूंगी और मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। वो यंग इनोवेटर हैं और इन्होंने कम्युनिटी के लिए काफ़ी सारे वर्क्स किए हैं और कम्युनिटी के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ये टीम नेचर बॉडीज़ के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य भी है और ये लगातार एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते रहते हैं। तो वेलकम उत्तम, आप अपने विचार हमसे शेयर करेंगे और आप किस तरह से इस फील्ड में एक्टिव हैं उसको बताते हुए अपनी बात हमसे शेयर करें। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मैं इस वेबिनार में उपस्थित सभी शिक्षक गणों का और पर्यावरणविदों को नमस्कार करना चाहूँगा और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज इस वेबिनार में अपने विचार को व्यक्त करने का एक मौका मिला है। और नेचर बॉडीज की टीम के अंतर्गत हम कई जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने का काम करते हैं, जो कि हम अपने उन्नत सूखे गड्ढे का उपयोग करके करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नेशनल वाटर मिशन नाम का एक मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है और जिसके अंतर्गत उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है कैच द रेन। और उसका टैगलाइन उन्होंने ये दिया है कि कैच द रेन वेर एवर यू कैन व्हेनेवर यू कैन। जहाँ पे भी आपको वर्षा की बूंद मिले, चाहे वो किसी समय पे हो या किसी भी स्थान पे हो, आपको उस एक एक बूंद का संरक्षण करना है। तो इस मुहिम के अंतर्गत भारत सरकार भी लोगों को इस प्रकार जागरूक कर रही है कि किस प्रकार हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बनाते हुए जल के हर एक बूंद का संरक्षण करना है। अब आमतौर पे होता ये है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अपने स्कूलों से पढ़ते आ रहे हैं, पर उससे जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग अपने जगह से पीछे हट जाते हैं। उसका कारण ये है कि उसे बनाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें कुछ पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, अराउंड 25,000 से 30,000 रुपए के आसपास उसमें राशि लगती है। और इन सभी ऑब्स्टेकल्स के कारण लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने में कतराते हैं और वो अपना कदम उस ओर नहीं बढ़ाते। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने इस उन्नत सूखे गड्ढे का निर्माण किया है, जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके पर आधारित है। और आप और हम यानी कि किसी भी वर्ग के लोग इसे स्वयं श्रम दान करते हुए अपने घरों में या जहाँ पे भी वो जल का संरक्षण करना चाहते हैं वहाँ पे वो उसे बना सकते हैं। तो मैं आपको आज उसकी जानकारी देना चाहूँगा और मैं एक पीपीटी के द्वारा आपको पूरे सुखपीठ की जानकारी को साझा करूँगा। पीपीटी दिखाई दे रही है? हाँ, आगे। जी दिखाई दे रही है। हाँ, अब दिखाई दे रही है फुल स्क्रीन में? जी जी दिखाई दे रही है। हाँ जी। तो ये जो है हमारे उन्नत सूखा गड्ढा यानी कि इनोवेटिव सुखपीठ की एक छवि है, ये इस प्रकार पूर्ण बनने पर दिखाई देती है। तो इसे बनाने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको उस जगह का चयन करना जहाँ पे आप इसे बनाना चाहते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी आकर इकट्ठा होता है, चाहे तो वो छत से आने वाला पानी हो या आपके घर में बगीचा हो, बगीचे में से जो पानी लग के निकलता हो या हैंडपंप के जो नाली से पानी निकलता हो, किसी भी एक जगह पे जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उस जगह पे आपको इस सूखे गड्ढे का निर्माण करना है। तो उस जगह का आपको चयन करना है। उस जगह का चयन करने के बाद आपको वहाँ पे उसका मेजरमेंट करना है जहाँ पे आप उस गड्ढे को खोदेंगे। तो हमने अपने सुखपीठ गड्ढे की जो औसत माप है वो 5 फीट की रखी है, मतलब कि 5 फीट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई। अगर आपके पास जगह की आपूर्ति है, जगह आपके पास जगह कम मात्रा में उपलब्ध है, तो आप ये कर सकते हैं कि 3 बाय 3 फीट का लंबाई और चौड़ाई या फिर 4 बाय 4 फीट का लंबाई और चौड़ाई रखकर 5 फीट की गहराई का गड्ढा खोद सकते हैं। तो गड्ढे का नाप लेने के बाद हम उस गड्ढे को खोदते हैं और हम जब तक खोदते हैं तब जब तक हमें उसके नीचे की मिट्टी ना मिल जाए और हमारी यही कोशिश रहती है कि हमें रेतीली मिट्टी मिले। तो उस गड्ढे को खोदने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बॉटम में एक गड्ढा दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप पूरा गड्ढे को खोद लेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा। तो 5 फीट के गड्ढे को खोदने के बाद हम उस पूरे गड्ढे के बीचों बीच 6 इंच की गोलाई का एक और गड्ढा करते हैं, जिसकी गहराई मिट्टी के प्रकार पे डिपेंड करती है।
जैसे अगर आपको नीचे रेतीली मिट्टी मिल रही है तो उस 6 इंच के गड्ढे की गहराई 1.5 से 2 फीट होगी। अगर वहां पे आपको पीली मिट्टी मिल रही है तो उस गड्ढे की गहराई 2 से 2.5 फीट होगी। और अगर आपको वहां पे काली मिट्टी मिल रही है तो वो उस गड्ढे की गहराई 2.5 से 3.5 फीट होगी। तो इस गड्ढे को करने के बाद हम इसमें बजरी और ईंटे के टुकड़े से उसे भरते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो गड्ढा करना है दूसरा वाला, उसमें हमारा जो भरने की जो प्रक्रिया है, ये हमारी सोख्ते गड्ढे की खासियत है, जो कि आम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में नहीं किया जाता। तो इस गड्ढे में बजरी और ईंटे के माध्यम से हम इसमें सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके करने के बाद बारी आती है हमें पूरे गड्ढे को भरने की। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हर एक लेयर का सीक्वेंस बनाया है और उसके लेयर की थिकनेस भी बताई है कि जिस थिकनेस पे आपको इसे भरना है। तो सबसे पहले हमें लाल ईंटे के टुकड़ों को सबसे निचले हिस्से में भरना है, और जो कि 6 से 7 इंच के आकार के रहेंगे। अगर आप अनुमान लगाना चाहें तो एक बड़े ईंटे को अगर आप 2 हिस्सों में बाँट लें, तो उस हिसाब से उसकी जो साइज़ होगी वो 6 से 7 इंच होगी। तो इस प्रकार सबसे निचले हिस्से में हम लाल ईंटे के टुकड़े को भरेंगे। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएँ तो हमें ईंटों के जो टुकड़े हैं, उनकी साइज़ को कम करना होगा। जैसे सबसे नीचे 6 से 7 इंच की ईंटें हैं, अगर ईंटे के टुकड़े हैं, तो उसके ऊपर 4 से 5, उसके ऊपर 2 से 3, ऐसे करते-करते हम ऊपर आते हुए ईंटों के जो साइज़ है उसको कम करेंगे। इसका कारण ये है कि जो बड़े ईंटों के बीच में जो वॉइड्स बन जाते हैं, जो छेद बच जाते हैं, उनको उनके ऊपर डाले गए छोटे ईंटें भर देते हैं। और इस प्रकार एक बहुत ही कॉम्पैक्ट लेयर तैयार होता है, जो कि ज़्यादा अच्छी मात्रा में जल का प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण कर सकता है। तो इस लेयर को भरने के बाद हम इसमें पेबल्स यानी कि बजरी का लेयर डालेंगे, और उसके ऊपर फिर एक लेयर हम डालेंगे ईंटों के टुकड़ों का। इन 3 लेयर को भरने के बाद हम उसके ऊपर एक मटका रखेंगे, जिसके नीचे हम एक छेद करेंगे। आप चाहें तो आप अपने घर में किसी भी प्रकार की बाल्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके नीचे छेद कर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस चित्र में एक मटके का भी डायग्राम दिखाया है, और उसमें हमने लेयर का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है। तो इस मटके के अंदर भी हम ईंटा, बजरी, फिर ईंटे का लेयर, उसके बाद हम लकड़ी के चारकोल का इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि आम तौर पे सबसे ज़्यादा कारीगर होता है पानी के शुद्धिकरण में। फिर उसके ऊपर बजरी, उसके बाद जो नारियल का बूजा रहता है वो, और अगर जो भुट्टा रहता है उसके जो अंदर अंदर का जो हिस्सा रहता है उसके टुकड़े। ऊपर के जो 2 हमने लेयर्स रखे हैं वो ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे ज़रूर डालिए, क्योंकि इससे जो हमारे सॉकेट है उसके शुद्धिकरण की जो क्षमता है वो और अच्छी हो जाती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप उसमें एक ईंटों के टुकड़े से ही ऊपर आप इसे भर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस 3 लेयर के ऊपर हम इस मटके को बैठाते हैं, और इसमें लेयर बाय लेयर हम इन सारे जो सामग्री है इसको हम धीरे-धीरे करके इसमें फिल करते जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस मटके को भरने के बाद इसके जो आस-पास के जो जगह बच जाती हैं, उसको भी हम वुड चारकोल यानी कि लकड़ी के कोयले, बजरी और नारियल बूच के साथ जो कॉर्न कॉब है उसके टुकड़ों से हम इसे भर देते हैं। हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार रखा है कि इसमें सारे जो मटेरियल आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो कि सॉकेट की एक और बड़ी खासियत है कि आपको इसमें ज़्यादा महंगे सामग्री का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, यही इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और यही बहुत ही कारगर साबित होते हैं पानी के शुद्धिकरण में। तो इन इन सभी सामग्री को मटके में डालने के बाद हम आसपास के जो जगह बचती है उसको भी हम ईंटा और बजरी से भर देते हैं, और फिर हम उसके ऊपर एक चेम्बर का निर्माण करते हैं। हम मटके को जब बैठाते हैं तो हमें एक और बात का ये ध्यान रखना है कि उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो मुख का जो डायरेक्शन है, वो पानी के डायरेक्शन से मैच हो, ताकि अगर जैसे पानी आए तो वो इस मटके से होते हुए जाए। इस मटके को लगाने के बाद जब हम चेम्बर बनाते हैं तो इस चेम्बर में हमें ईंटे के जो ईंटें हैं, जो सैगे ईंटें हैं, उसको आसपास लगाकर इस एक चेम्बर का निर्माण करना है, जो कि इसे एक स्टेबिलिटी देगा, और जब पानी इसमें आएगा तो वो उसे अपने जगह पर बनाए रखने में मदद करेगा। इतना करने के बाद हम जब आप इतना कर लेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप धीरे-धीरे जो है सतह के लेवल तक आ जाएँगे, और वहाँ पे आने के बाद हम वहाँ पे लोहे की जाली लगाएँगे। जाली लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब हम कहीं से भी पानी बह के आता है तो उसमें से कुछ पेपर के टुकड़े, कागज या फिर जो पत्ती रहती है, उन सभी जो इम्प्यूरिटीज़ रहती हैं, उनको हमें अपने सॉकेट में जाने से रोकना है, वरना ये पूरे अंदर के सिस्टम को चोक कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम इस जाली का को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और उसे ईंटें के चेम्बर से सपोर्ट देते हैं।
फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो जूट की बोरी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप जिस जगह पे आप इस सोखते गड्ढे का निर्माण कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उस जगह पे ढलान हो और पानी वहां पे आके पूरी तरीके से ना रुके। तो उस पानी को वहां पे रोकने के लिए, वहां पे उसका रेजिस्टेंस को बनाए रखने के लिए हम इन जूट की बोरियों को ऊपर बिछा देते हैं, ताकि पानी बहते हुए आए, इस जगह पे रुके और धीरे धीरे सोकपिट के माध्यम से वो भूजल के स्तर को बढ़ाने का कार्य कर सके। इतना करने के बाद हमारा सोकपिट जो है 6 घंटे की मेहनत में तैयार हो जाएगा और ये प्रतिदिन 500 लीटर पानी अब्जॉर्ब कर सकता है। और ये जो सोकपिट है, इसको बनाने की लागत 4 से 5 हज़ार रुपए की आती है और ये सोकपिट जो है 3 से 4 साल तक आराम से काम कर सकता है। आपको इसके मेंटेनेंस के लिए बस एक ही काम करना है कि जब भी 5 से 6 महीने के बाद आपको इस मटके को निकालना है और उस मटके में जितने भी इम्प्यूरिटीज भरे हुए हैं, हर एक लेयर में जितने भी इम्प्यूरिटीज हैं, उनको खाली करके वापस से भर देना है। तो ये जो मटका है, ये भी सोकपिट की बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि जैसे जितने मात्रा में पानी सोकपिट में जाएगा, तो समय दर समय उसमें कचरे भरते जाएंगे। तो उसके लिए आपको पूरे गड्ढे को खोदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मटके को बाहर निकालें, उसे खाली करें, फिर से लेयर्स को भरें और उससे आप इसे नीचे डाल दें। तो इतना ही मेहनत है सिर्फ इसमें काम करने के लिए, और ये फिर से नए तरीके से अपने पूरी क्षमता में पानी को भूजल के स्तर पे पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर आपको इसमें और कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो सोकपिट है, ये बहुत ही कम लागत में बनाया जा सकता है। बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, जैसा कि आपने देखा कि जो जो स्टेप्स मैंने बताए, बस आपको वही फॉलो करनी है। हमारी टीम ने भी अपने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 700 से 750 सोखते गड्ढे का निर्माण अभी तक किया है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हम सारे युवाओं की, स्कूली छात्रों की टीम हर जगह इसे बनाती है। तो हम जब छात्र इसे बना सकते हैं, तो फिर किसी भी वर्ग के लोगों को इसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और हम यही आशा करते हैं कि लोग अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर इसे बनाते हैं, तो आने वाले वर्षा के मौसम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल का संरक्षण करने में सक्षम होंगे। ये आप इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्पेस कन्वीनिएंट है, यानी कि ये ज़्यादा जगह नहीं घेरता। कभी-कभी क्या होता है कि जब नए घर बनते हैं, तो वहाँ पे आजकल तो कंपल्सरी हो गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना, तो उनके लिए जगह निर्धारित रहता है। पर जो घर पहले से बन चुके हैं, तो वहाँ पे जो जगह निर्धारित होता है, वो किसी और काम में इस्तेमाल कर लिया जाता है, और सोकपिट बनाने के लिए ज़्यादा बड़े मात्रा में जगह हमारे पास नहीं होता। तो उन जगहों में इन सोकपिट का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम जल के संरक्षण में अपना भागीदारी दे सकते हैं और जल की एक-एक बूंद को बचा सकते हैं। तो इस सोकपिट के माध्यम से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं और पानी की हर एक बूंद को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार जल हो जय हो का नारा हम लगाते हैं कि जल अगर होगा तभी हम अपने इस धरती को बचा पाएंगे और अपने अपने भागीदारी से इन सभी कामों को अच्छे से कर पाएंगे। अंत में मैं इस सेशन में इको टिप्स देना चाहूँगा, जो कि इस कार्यक्रम से आप लेकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला पाएंगे। जैसे कि जब हम घर में अभी तो आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और हम सब अपने घर में बहुत फलों का सेवन कर रहे हैं। आम जो कि इतने अच्छे मात्रा में आजकल हमें खाने को मिल रहा है। तो आप आम का सेवन ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उससे जो आपका उसका जो गुठली बचता है, आप उसे फेंकने के बजाय उसे साफ करके या तो उसे सीड बॉल का निर्माण करते हुए ज़मीन में गाड़ें, या फिर जब भी आपको समय मिले तो उन बीजों को इस्तेमाल करके अलग-अलग जगह पर रोपने का काम करें। आज के डेट में मुंबई जैसे शहर में इस वर्ष 6,000 आम के पेड़ों को लगाने का शपथ लिया गया है, लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी इस प्रकार का काम अपने क्षेत्र में करें, और ये ऐसा कार्य है जिसमें आपको ज़्यादा समय देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस समय अपने घर में फलों का सेवन करते हैं, उस समय उनके बीजों को अलग करके रख लें, और जब भी आपको बाहर जाने का मौका मिले, आप अपने साथ उन बीजों को रखकर अलग-अलग जगहों पे आप उसे रोपित करते हुए अपना काम करके वापस आ जाएँ। आपकी ये छोटी-सी आदत बहुत बड़ी बदलाव ला सकती है, क्योंकि इस साल का जो थीम है, वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, और इन छोटी-छोटी आदतों से ही हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई सवाल है वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल है आप उत्तम से कर सकते हैं।
वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। हेलो मिस्टर तंबोली, हेलो। यस सर। आवाज आ रही ना? हाँ सर। यदि हमारे पास कोई बड़ा छत है, यदि हमारे पास कोई बड़ा छत है, तो क्या हम उसके लिए कोई बड़ा गड्ढा करके उसमें एक मटके की जगह 3-4 मटके भी डाल सकते हैं क्या? सर ये जो मटका है सर, इसमें पानी के स्टोरेज हम नहीं करते हैं, तो इसमें से प्यूरिफिकेशन होता है। तो अगर आप एक मटके का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी ये उतने अच्छे से ही पानी का शुद्धिकरण करेगा। नहीं, तो हमारे पास यदि ज्यादा पानी आ रहा है छत से, तो वो एक मटके में तो वो कवर नहीं कर पाएगा, यस सर। तो है सर ना? उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये जो सोकपिट है, इसे अगर हम सीरीज में बनाए, यानी कि अगर 2 या 3 मात्रा में आसपास में बनाए, तो इसके जो सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ओके। उस कंडीशन में अगर आपके पास बड़े एरिया में पानी आ रहा है, तो आप 2 सोखते गड्ढे को कुछ दूरी, यानी कि 1 से 2 मीटर के दूरी पे बना सकते हैं, और आधे पानी को इसमें डाइवर्ट कर सकते हैं और आधे पानी को इसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस ओके। प्रकार जो पानी है वो अच्छी तरीके से शुद्ध मात्रा में जमीन में प्रवेश कर पाएगा सर। ओके, गुड। थैंक यू सर। और किसी के कोई सवाल है तो आप उत्तम से पूछ सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया करके आप एक बार अपना वीडियो मोड ऑन कर लें। हम एक स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे जिसे हम सोशल मीडिया पे और सारे जगहों पे अपलोड करेंगे, ताकि इस सेशन को यादगार पल के रूप में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उत्तम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सभी को समझाया, और हम ये आशा करते हैं कि मानसून आने से पहले सब लोग इसे ज़रूर बनाएंगे और रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए अपना अपना योगदान देंगे। तो एट द एंड में सबको बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े सतीश सर, रमेश सर, प्रद्युम्न सर, आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े और हमारा हौसला बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। और मैं अंत में कमल किशोर सर और दीपक कुमार से एक इको टिप जानना चाहूंगी, और जिसको कि हमारे जो वेबिनार से जुड़े लोग हैं अपना सके अपने लेवल पे, और पर्यावरण संरक्षण में उसे अपना करके अपना भी भूमिका उसमें निभा सके। तो दीपक सर और कमल सर, आप दोनों अपना अपना एक इको टिप शेयर करेंगे। पहले कमल सर। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और उसको सुरक्षित रखें। जैसा दीपक ने कहा, 1000 वृक्ष नहीं, 100 वृक्ष लगाएं, 100 पौधे लगाएं, लेकिन उसको सुरक्षा प्रदान करना ये ज्यादा महत्व देता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। दीपक, आपका इको टिप हमारे वेबिनार से जुड़े लोगों के लिए। मेरा जी है, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाएं और किचन गार्डन करें, जिससे कि गंदे जल का भी उपयोग कर सकें और घर से निकलने वाले सब्जियों को सड़ा गला के उसी सड़े गले चीज़ों से ही, उसी पोषक तत्व से एक नई प्रकार की सब्जी फिर से उत्पादन कर सकें, जिससे उन्हें पूरी मात्रा में मिल पाए। थैंक यू कमल सर और दीपक। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के अमृत उत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस शीर्षक के तहत इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए। और कल हम फिर से इसी वक्त मिलेंगे 4:30 बजे, और कल के जो हमारे स्पीकर होंगे वो होंगे सतीश उपाध्याय सर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कोरिया से है, और अनुपम तिवारी सर जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी सीवी रमन यूनिवर्सिटी कोटा से। तो कल हमारे ये स्पीकर से के जो इस वेबिनार होंगे उससे आप ज़रूर जुड़िए और इन्हें ज़रूर सुने। तब
तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज जितने लोग जुड़े उन सभी को हृदय से धन्यवाद।